हेलो, मैं ईश्वर सिंह। कल हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पहला वीडियो अपलोड किया था। आज उसका सेकंड पार्ट है उसी चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद, क्लास 10th सोशल साइंस का। तो आज हम कुछ और बिंदुओं पर बातें करेंगे राष्ट्रवाद के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम बातें करते हैं वियना संधि के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों का बोलबाला हुआ। रूढ़िवादी विचारों का बोलबाला हुआ। रूढ़िवादी विचारों का मतलब, जो वियना की संधि हुई, फ्रांस और दूसरे राष्ट्र जो विजित राष्ट्र थे, रूस, ब्रिटेन, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये चार राष्ट्र विजित राष्ट्र थे, इनके साथ संधि हुई। और उन्होंने क्या किया, रूढ़िवादी विचार, मतलब वो चारों राष्ट्र राजतंत्र के समर्थक थे। वो राजतंत्र ही रखना चाहते थे फ्रांस में, और उसी की वजह से उन्होंने फ्रांस में बुर्बो वंश वापिस बुर्बो वंश का शासन शुरू किया। तो रूढ़िवादी विचारों का बोलबाला था। तो उस वजह से क्या हुआ, ये जो शक्तियां थी, रूढ़िवादी शक्तियां, ये बहुत हावी हो गई थी। उसके बाद राष्ट्रवादी और उदारवादी ताकतें दमन के भय से के कारण भूमिगत हो गई, मतलब वो अंडरग्राउंड हो गई, वो छिप गई। उन्होंने देखा कि ये जो राष्ट्र हैं ये हमारा विरोध कर रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने दमन के भय से भूमिगत हो गई और अपने गुप्त संगठन बना लिए। अंडरग्राउंड छिपते, सरकार और प्रशासन से छिपते छिपाते उन्होंने गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिए। आगे फिर 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। मैंने कल भी बताया था, 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। और उसमें किसने क्या कहा, उसमें देखो प्रमुख योगदान रहा कवियों और कलाकारों का। उन्होंने क्या कहा, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। उन्होंने कहा कि जो यूनानी जो हमारी सभ्यता है वो यूरोप की सबसे पुरानी सभ्यता है, और उसने यूरोप को बहुत सारी बातें, अच्छी बातें दी हैं, और ये पहली सभ्यता के कारण ही इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कवियों और कलाकारों ने बताया। फिर 1832 में काफी संघर्ष हुआ, वहां के कवियों और कलाकारों ने और राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारधारा व्यक्तियों ने। उसके बाद कुस्तुनतुनिया की संधि हुई तुर्कों के साथ। फिर यूनान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। मतलब यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया। और यूनान स्वतंत्र होने के बाद फिर राष्ट्रवादी विचार वो का बोलबाला हो गया। फिर उन्होंने एक चिंगारी, जैसे उनको एक चिंगारी मिल गई अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। 1834 में पर्सा की पहल पर एक जोल्वेराइन संघ की स्थापना हुई। 1834 में जोल्वेराइन संघ की स्थापना हुई। इस संघ की मुख्य बिंदु क्या थे, इस संघ के मुख्य बिंदु क्या थे, इस संघ में सभी जर्मन राज्य शामिल हो, मतलब जर्मनी के एकीकरण की बातें की गई थी। इसमें जर्मन राज्य शामिल हो गए। सभी शुल्क और अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। जो भी शुल्क और लगाए गए थे, आयात और निर्यात शुल्क, कल इसके बारे में पढ़ा था। आयात और निर्यात शुल्क जो लगाए थे, इस संघ ने, जो जोल्वेराइन संघ बनाया था, इसने सारे अवरोध थे वो हटा दिए, सभी शुल्क। मुद्राओं की संख्या 30 थी पहले जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था और अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे। तो वहां पर सारे उन संघों ने मिलकर एक जोल्वेराइन संघ की स्थापना की। उसके बाद सभी करों को हटा दिया, सिर्फ एक कर ही
देना होता था। उसके बाद मुद्राओं की संख्या 30 थी वहां, तो केवल 2 कर दी गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति जूसेपी मेत्सनी का उदय हुआ। उसका जन्म हुआ 1807 में। कहा हुआ? जेनेवा में। कहा? जेनेवा में 1807 में जूसेपी मेत्सनी का जन्म हुआ 1807 में। वो कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। उसके बाद जो जूसेपी मेत्सनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए। मतलब उस समय जो उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा थी, उन्होंने दमन के भय से अपने आप को छिपा लिया था और गुप्त रूप से काम करने लगे। तो उसी के अनुसार उसने 2 अपने भूमिगत संगठन बनाए। कहा? एक मोसई में और एक बर्न में। मोसई में क्या बनाया? यंग इटली। और बर्न में क्या? यंग यूरोप। आगे फिर ऑस्ट्रिया के चांसलर वियना संधि का मेजबान है। जो ऑस्ट्रिया एक विजित देश था फ्रांस में वियना संधि के समय, तो वो संधि कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी। और उसका जो मेजबान कौन था? ऑस्ट्रिया। क्या नाम था उसका? ड्यूक मेटरनिख। ड्यूक मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ने जूसेपी मेत्सनी के बारे में कहा। उसने जूसेपी मेत्सनी के बारे में कहा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। किसको कहा? जूसेपी मेत्सनी को, क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारों का था। और उसने कहा सिर्फ ये राजतंत्र मानव के अधिकारों के लिए अच्छा नहीं है और हमें एक गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। हमें अपने कानून के समक्ष समानता के लिए लड़ना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के कारण इसने ड्यूक मेटरनिख ने कहा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? जूसेपी मेत्सनी। 1830 में फ्रांस में विद्रोह हो गया। 1789 के बाद 1830 में फ्रांस में फिर विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का क्या कारण रहा? इसका परिणाम क्या रहा? बुर्बो वंश की समाप्ति हो गई। जो बुर्बो वंश काफी लंबे समय से फ्रांस में चला रहा था, उसकी समाप्ति हो गई और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, मतलब संविधान भी बनाया गया और एक राजतंत्र व्यवस्था भी स्थापित की गई। और वहां सम्राट अध्यक्ष किसको बनाया गया? लुई फिलिप को फ्रांस का शासक बना दिया गया। लुई फिलिप को संविधान के तहत। इसके बाद इससे यूरोप के दूसरे देशों में भी विद्रोह हुए। इस विद्रोह को देख के जो फ्रांस के में जो विद्रोह हुआ 1830 में, इस विद्रोह को देख के यूरोप के दूसरे देशों में विद्रोह हो गए। उनमें भी राष्ट्रवादी विचारों की उत्पत्ति हो गई। विद्रोह हुई। इस पर मेटरनिख, जो ड्यूक मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उसने एक बार फिर कहता है, वो फिर कहता है, क्या कहता है? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ? पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी और जगह जगह अलग अलग तरह के हर देश में विद्रोह होने लगे। इससे फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से उसकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की, कानून के समक्ष समानता की, सम्मान, अधिकार की, इन सारी बातों का असर पूरे यूरोप में हुआ। और उसी को लेकर 1830 में फ्रांस में फिर विद्रोह हुआ। बुर्बो शासन जो शासक बनाया गया था, कब? वियना संधि के दौरान बुर्बो शासन को वापस लाया गया था, उसको हटा दिया गया, उसकी जगह लुई फिलिप को बनाया गया। और फिर उसके बाद हटाने के बाद
मेटरनिख अपने विचार रखता है जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उसने एक कहावत कही है, एक व्यंग कसा है। उसके बाद 1948 में फ्रांस में तीसरी बार, पहला 1789, दूसरा 1830 और 1848 में फ्रांस में तीसरी बार विद्रोह हुआ। लुई फिलिप भागने को मजबूर हो गया, तो लुई फिलिप को भी वहां से भगा दिया और उसके बाद एक गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। सभी पुरुषों को, वयस्क पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। पर्सा के प्रमुख मंत्री ऑटोवान बिस्मार्क ने 1871 तक जर्मनी का एकीकरण कर दिया। जर्मनी के एकीकरण में ऑटोवान बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो पर्सा का एक प्रमुख मंत्री था। उसने 1871 में पूरी जर्मनी को एक कर दिया। पहले ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, पूरा एक देश बना दिया। और जर्मनी का सम्राट किसको बनाया गया? राजा विलियम प्रथम को। विलियम प्रथम जो उस समय पर्सा का सम्राट था, उसको जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। उसके बाद जूसेपे गैरिबाल्डी और कावुर ने इटली का एकीकरण किया। जूसेपे गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कावुर इसने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्होंने कब तक किया? 1870 तक इटली का एकीकरण कर दिया। इटली भी छोटे छोटे जर्मनी की तरह टुकड़ों में बटा हुआ अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, ऐसा देश था। इटली का शासक इमेनुअल द्वितीय को बनाया गया। इटली का शासक इमेनुअल द्वितीय को बनाया गया और जर्मनी का शासक विलियम प्रथम को बनाया गया। अच्छा, अब हमने लगभग यूरोप में राष्ट्रवाद के पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात भी आती है, ये याद रखने की बात है। 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। 1688 में ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति। इसमें क्या था? वहां पर राजतंत्र था और उसको गणतंत्र व्यवस्था में स्थापित कर दिया गया। बार बार आता है ये, एक बार हम दोबारा से रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। वियना संधि के बाद यूरोप में रूढ़िवादी विचारों का बोलबाला, राष्ट्रवादी और उदारवादी ताकतें दमन के भय से भूमिगत हो गई और उन्होंने अपने गुप्त संगठन बना लिए। 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना, मतलब रक्षक, उसी की वजह से यूनान की सभ्यता की वजह से यूरोप में इस तरह की सांस्कृतिक विस्तार हुआ। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान स्वतंत्र हो गया। 1834 में पर्सा की पहल पर एक जालवेराइन संघ की स्थापना की। जालवेराइन संघ जो पर्सा के, जर्मनी के छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने एक संघ बनाया और सभी शुल्क अवरोधों को उन्होंने समाप्त कर दिया। और मुद्राओं की संख्या पहले 30 थी, उनको 2 कर दिया। जूसेपी मेत्सनी का जन्म 1807 में जेनेवा में, और वो कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था? कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों को बिल्कुल दमन के तहत दबा दिया जाता था। जूसेपी मेत्सनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने जूसेपी मेत्सनी के बारे में कहा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। इसी ने एक और विचार दिया, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो दोनों विचार किसने दिए? ड्यूक मेटरनिख, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। 1830 में फ्रांस में विद्रोह हुआ, बुर्बो वंश की समाप्ति हो गई, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लुई फिलिप को वहां के शासन का अध्यक्ष बना दिया गया। इससे यूरोप में क्या हुआ? दूसरे देशों में भी विद्रोह हुए। इसी वजह से ड्यूक मेटरनिख कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है।
1848 में फ्रांस में तीसरी बार विद्रोह हुआ और लुई फिलिप भी वहां से हटा दिया गया, भागने पर मजबूर हो गया और वहां पर गणतंत्र व्यवस्था लागू हो गई। सभी लोगों को मतदान का अधिकार, जनता का शासन जनता के द्वारा। पर्सा के प्रमुख मंत्री ऑटोवान बिस्मार्क बिस्मार्क ने 1871 तक जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और किसको राजा बनाया? विलियम प्रथम को। जूसेपी गैरिबाल्डी और कावूर ने इटली का एकीकरण 1870 तक कर दिया और राजा किसको बनाया? इमैनुअल द्वितीय को। और 1688 में ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति हुई जिसमें वहां राजतंत्र की जगह गणतंत्र व्यवस्था लागू कर दी गई। आशा है सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, कल वाला वीडियो भी और आज वाला भी। अगर किसी बच्चे ने ये नहीं, पहले वाला नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देखे और फिर पार्ट 2 देखे, तो हम कर्म से अगर कोई चीज सीखते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें। इस प्रकार हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।